अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वह है सुहेल आज़िम आबादी के सब्जेक्टिव के बारे में, यानी भाभी जान जो हमारा चैप्टर है इसका आज हम टोटल सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छा नंबर लाइए और अपने माँ बाप को और अपना नाम रोशन कीजिए। सबसे पहले हम सवाल में चलते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि सुहेल आज़िम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो इसका जो जवाब है, याद रखिएगा, सुहेल आज़िम आबादी पटना में पैदा हुए। कहाँ हुए? पटना। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। सबको पता होगा जो बिहार के रहने वाले हैं। ओके। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का बोले तो उनका निक नेम क्या था? उनको किस नाम से लोग जानते थे? ठीक है। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? यहाँ पर देख लीजिए जवाब में। सुहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था और यही उनका असली नाम था। क्या था? ये इसका ओरिजिनल नाम था, असली नाम था। सुहेल जो है ये तखल्लुस करते थे। इनका असली नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। मैं आपको बता दूं तखल्लुस किसको कहते हैं, कि जब कोई शायर अपनी शायरी में अपने नाम के अलावा कोई अदर नाम का यूज करता है, कोई दूसरा नाम यूज करता है, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या कह रहा है? सुहेल आज़िम आबादी के अफसाने के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? शाये किसको कहते हैं? अपलोड। जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है ना, तो इसी तरीके से जब कोई शायर अपनी किताब लिखता है तो उसको रिलीज करना पड़ता है। ठीक है। तब जाकर वो दूसरे कुतुबखाने में पहुंचती है और वहां से वो किताबें बिकनी शुरू होती है। तो इनकी जो सबसे पहली किताब थी उनका नाम था, देखिए, सुहेल आज़िम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ का नाम था चार चेहरे। क्या नाम था? चार चेहरे। और मैं आपको बता दूं चार चेहरे जो है ये मोस्ट वीवीआई है। ठीक है। ये अधिकतर साल पूछा जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सुहेल आज़िम आबादी के पहले अफसाने का नाम क्या है? चार चेहरे, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। कहाँ हुआ था? 1900 लगभग कितने में? 1934 ईस्वी में क्या हुआ था? शाये हुआ था, यानी अपलोड हुआ था। ठीक है। रिलीज हुआ था। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सुहेल आज़िम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हुई? इब्तिदाई तालीम उसको कहते हैं, जैसे हम लोग जब गांव में रहते हैं तो शुरू में बच्चे में मकतब में पढ़ते हैं, किसी मौलाना साहब के पास पढ़ते हैं, तो बस उन्हीं की ये बात कर रहा है। तो ये जवाब में क्या है? सुहेल आज़िम आबादी की इब्तिदाई तालीम उनके नानिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। मुअल्लिम एक उस्ताद को कहते हैं, एक सरदार को कहते हैं, जो हर चीज का देखभाल करता है। तो सुहेल आज़िम आबादी की जो तालीम हुई उनके नानिहाल में, यानी नानी के यहाँ हुई, एक उस्ताद की सरपरस्ती में, यानी उनकी निगरानी में। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या कह रहे हैं? निसाब में शामिल सुहेल आज़िम आबादी के अफसाने का नाम क्या था? तो आपकी निसाब में, यानी आपकी किताब में जो शामिल है वो सुहेल आज़िम आबादी का कौन सा अफसाना, उसका नाम क्या है? तो इसका जवाब में है शामिल निसाब, ये निसाब में शामिल सुहेल आज़िम आबादी के अफसाने का नाम भाभी जान है। क्या है? आपको मैं लिख के भी बता देता हूँ। भाभी जान। क्या है? भाभी जान। इसको याद रखिएगा कि सुहेल आज़िम आबादी ने कौन सा अफसाना लिखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? भाभी जान। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? भाभी जान। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्या कह रहा है? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? यानी पूछ रहा है कि जिस ये देवर का, रुकैया भाभी के जो देवर थे उनका नाम क्या था, जो इस कहानी में उसका नाम यूज किया गया है। तो उनका नाम वैसे अख्तर था, मैं फिर भी हम अपने सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? अख्तर था। क्या नाम था? हम लिख के भी बता रहे हैं, अख्तर। क्या नाम था? अख्तर था। ठीक है। आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़े थे तो इसके बारे में हम सारी चीजें बता दिए थे। तो इसकी जवाब को देख लीजिए। इसका जवाब में क्या रहा है? क्योंकि उन्हें सियासत का बड़ा शौक था और उन पर बहुत सारे सियासी मुकदमे थे, यानी बहुत सारे केस उन पर चल रहे थे, जिसकी वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। यहाँ पर आगे भी है, कभी किसी मुकदमे में और कभी किसी और मुकदमे में उन्हें जेल जाना पड़ता, यानी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता था। ठीक है। और रुकैया भाभी अकेले घर में रहती थी, सारी जिम्मेदारी रुकैया भाभी के ऊपर थी। अब यहाँ पर 8 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी? यानी कौन सी ऐसी लड़की थी, उसका नाम क्या था, जिसका खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी, उसको अपने पैसों से पढ़ाती थी? ठीक है। तो जवाब में क्या लिखा हुआ? रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम शिम्मी था। क्या नाम था? शिम्मी था। यहाँ पर देखिए, कभी भी जब आप उर्दू लिखेंगे तो उसमें तशदीद जबर जेर नहीं दिया जाता है
किताब में सिर्फ तशदीद दे दिया जाता है ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। हम लोग को समझने में आसानी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है रुकैया भाभी शिम्मी की तालीम का खर्च बर्दाश्त क्यों करती थी। यानी सवाल कह रहा है कि अगर रुकैया भाभी शिम्मी की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती तो क्यों करती थी, क्या परेशानी थी। तो इसका जवाब में है क्योंकि शिम्मी के वालिदैन बहुत गरीब थे और वह अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का खर्चा बर्दाश्त न कर सकते थे। यानी शिम्मी के माँ बाप उसको पढ़ाने के लायक इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको पढ़ा ले, इसलिए रुकैया भाभी ने क्या किया, उसकी जिम्मेदारी को उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्या कह रहा है रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त कराना पड़ा था। यानी रुकैया भाभी सोने की चूड़ियां क्यों बेची थी, किस लिए बेची थी, उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो उसके बारे में हम बहुत आसान तरीके से जानते हैं। जवाब में क्या कह रहा है, एमए की पढ़ाई जारी रखने के लिए शिम्मी के भाई को फीस अदा करनी थी। एमए की पढ़ाई जारी रखने के लिए शिम्मी के भाई को फीस अदा करनी थी, क्योंकि फीस अदा करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया था और पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो सका था। पैसे का इंतजाम इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उनके वालिदैन क्या थे, गरीब थे, इसलिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया था। और इसी की वजह से जब शिम्मी अपनी भाभी जान के पास गई रोते हुए, तो भाभी जान ने पूछा, तो उनको जब बताया गया तो भाभी जान ने जो रिहाना के लिए चूड़ी बनवाई थी वो अलमेरा में से निकाला और उनको दे दिया और कहा कि जाओ इसको तुम बेच देना और इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे उनकी फीस जमा कर देनी। इतनी दिलेर थी रुकैया भाभी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती थी। या वैसे तो रुकैया भाभी को फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन बाई चांस कभी कभी थोड़ा सा बैठ जाती थी या थोड़ा सा भी मोहलत मिलती थी तो वो क्या करती थी, वो जवाब में देख लीजिए। जब वह अपना शौक पूरा करने के लिए खत व किताबत में मसरूफ हो जाती थी, क्या करती थी, खत लिखती थी। खत लिखना उन्हें बेहद पसंद था, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रुकैया भाभी को क्या करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता था या रुकैया भाभी को क्या पसंद था, तो आप बता सकते हैं कि उनको खत लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है, उर्दू के किसी दो अफसाना निगारों के नाम लिखें। तो आप शबनम कमाली से लेकर उर्दू के 10th क्लास की जो उर्दू है उसमें से किसी भी दो अफसाना निगार, जो अफसाना यानी कहानी लिखने वाले, उनका नाम बता सकते हैं। तो इसमें भी आप याद कर लीजिए, जवाब में है उर्दू के दो अफसाना निगार के नाम कमर जहां और सुहेल आजिम आबादी। कमर जहां सुहेल आजिम आबादी के बाद वाला चैप्टर है, ठीक है। तो उनमें हम समझ लेंगे उनके बारे में। अब यहाँ पर वो 2 नंबर का सवाल था, अब ये 5 नंबर का सवाल आ रहा है, मुख्तसर सवालात मा जवाबात, ठीक है। मुख्तसर सवालात में क्या कह रहा है देख लीजिए। पहला में रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था। तो जवाब में क्या कह रहा है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। दरअसल अख्तर के किरदार के जरिए ही रुकैया भाभी का किरदार नुमाया होता है, क्योंकि उसका किरदार बहुत ही मुबसत और बामाने है। यानी जब तक अख्तर उनके घर नहीं आता, जब तक रुकैया भाभी की जो भी अच्छाई थी वो लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को पता नहीं चल पाती। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अख्तर के जरिए ही रुकैया भाभी की जो जो किरदार है, उनकी जो अच्छाइयां हैं वो लोगों को पता चल सकी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो मैं बार बार आपको बता दिया हूं कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि उन्हें सियासत का बड़ा शौक था और उन पर बहुत सारे सियासी मुकदमे थे। कभी किसी मुकदमे में और कभी किसी और मुकदमे में उन्हें जेल जाना पड़ता था, ठीक है। यानी कभी ना कभी हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था जिसकी वजह से उनके ऊपर हमेशा केस लगा ही रहता था और वही केस के सिलसिले में वो क्या होते थे, वो कहाँ जाते थे, बार बार जेल जाते थे, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी और क्यों करती थी। तो इसका जवाब में देख लीजिए, रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम शिम्मी था। चूंकि शिम्मी के वालिदैन बहुत गरीब थे और वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का खर्च बर्दाश्त न कर सकते थे, इसीलिए रुकैया भाभी ने शिम्मी की तालीम का पूरा खर्चा अपने जिम्मे ले लिया था, ठीक है। इसका पूरा डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से अपनी भाषा में हम समझाए हुए हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त कराना पड़ा था। ये मोस्ट वीवीआई मैं बार बार कह रहा था, इसको आप याद कर लीजिएगा। जवाब में देख लीजिए, रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवा दिया ताकि शिम्मी के भाई की पढ़ाई जारी रहे
और वह एमए की फीस भर सके। अगर रुकैया भाभी ऐसा ना करती तो शिम्मी के भाई का तालीमी सिलसिला बंद हो जाता, क्योंकि फीस अदा करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया था और पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो सका था। सोचिए रुकैया भाभी कितनी दिल की अच्छी थी कि अपने बेटी के लिए जो इतना दिन से पैसा जमा कर रही थी, एक एक रुपया जमा कर रही थी ताकि हम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा कंगन बनवाएंगे, तो भी वो भी क्या कर दिया, रुकैया भाभी ने दान कर दिया। किसको? शिम्मी को, शिम्मी के भाई को दे दिया ताकि उनके जो पढ़ाई थी वो रुक नहीं पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती थी? रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलती थी तो वो अपना काम, ये शौक पूरा करने के लिए क्या काम करती थी? तो इसका जवाब में क्या कह रहा है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना ये शौक पूरा करने के लिए खतो किताबत में मसरूफ हो जाती थी। नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब किया करते थे और वह उन्हें बड़ी मोहब्बत से उनका जवाब दिया करती थी, ताकि ना तो वो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाए और ना उनकी दिल शिकनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितनी चीजें आपको पढ़ाई है वो एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।